अंग्रेजन बहू का घमंडी नंदू ने किया गृह प्रवेश। बेटा, ऐसे अचानक तू? माँ, मैं जानता हूँ कि अचानक एक विदेशी लड़की को आपको बहू के रूप में अपनाने में दिक्कत होगी, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, एमी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, सच में। ओह गॉश, क्या एक वेस्टर्न लड़की कभी अच्छी हो सकती है? तुम दोनों भारतीय होकर वेस्टर्न कल्चर पीछे छोड़ रही हो। पहले तुम दोनों अपना आपा देखो, तब एमी को कुछ बोलना। ठीक है, हम तो कल भी आपकी आंखों में बस एक धूल की तरह थे और आज भी वही हैं। आपको तो शुरू से ही हमारे रहन सहन, ओढ़ने पहनने, हर चीज से ही दिक्कत होती है। हाँ, होती है। अरे तुम दोनों दरवाजे पर ही शुरू हो गए। वैसे ये लड़की भारतीय ना होते हुए भी भारतीय कपड़ों में बड़ी ही सुंदर लग रही है और इसके चेहरे पर भी अच्छाई नजर आ रही है। आपको इसकी साड़ी दिखाई दे रही है ना, इसलिए आप ये बात बोल रही हो, वरना अगर अभी ये शॉर्ट ड्रेस पहन आए तो आपको इसके अंदर भी 100 कीड़े नजर आने लगेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एमी अब पूरी तरीके से इंडियन कल्चर को अपना चुकी है, इसीलिए ये अब सिर्फ साड़ियां वगैरह ही पहनेगी। और अच्छा होगा अगर तुम दोनों भी सुधर जाओ। Whatever. Totally waste advice. दोनों बहनें ऐसे ही अपने भाई को ताने मारती हुई घर से बाहर आ गईं। सपना अपने बच्चों की इन्हीं लड़ाइयों से बहुत तंग थी। तरुण अपनी बहनों के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए वो उन दोनों को नापसंद करता था। उसकी बहनों के कपड़ों से लेकर तौर तरीकों तक हर चीज बिल्कुल वेस्टर्न्स के जैसी थी, जैसे देर रात तक घर से बाहर रहना, पार्टी करना, क्लब जाना वगैरह वगैरह। बस इसीलिए उन तीनों भाई बहनों में आपस में बहुत कम बनती थी। क्या जरूरत थी तुझे अपनी बहनों से लड़ने की? माँ, आप मुझसे ये मत पूछिए, आपको एमी पसंद है या नहीं? मुझे इस बच्ची से कोई भी शिकायत नहीं है। तो फिर आप जल्दी से एमी का गृह प्रवेश करवाकर हम दोनों को ही अंदर बुला लीजिए। ऐसे नहीं, गृह प्रवेश तो मैं इसका करवाऊंगी, लेकिन जब घर में सभी खुशी से मौजूद होंगे। आखिर तभी तो एमी को भी उससे खुशी मिलेगी। अभी घर में ना तेरे पापा हैं ना ही तेरी बहनें। जब ये सभी एमी को अपनाकर घर में मौजूद होंगे तब मैं एमी का गृह प्रवेश करवाऊंगी। बोलो एमी, तुम्हें इस सब से कोई परेशानी? नो, मुझे इस सब से कोई भी परेशानी नहीं है। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ही कीजिए। और बिना परिवार के मुझे भी गृह प्रवेश करने में कोई खुशी नहीं मिलेगी। मैं पहले सभी का दिल जीत लूं, तब मैं खुशी से अपना गृह प्रवेश करूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर सपना बहुत खुश हुई और उसने बिना गृह प्रवेश किए ही अपनी बहू को अंदर बुला लिया। एमी अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, जबकि उसकी दोनों ही ननद अभी भी उसे नापसंद करती थी। तूने आखिर किया क्या है? देखती रह, अभी सब समझ आ जाएगा। दोनों ही बुरी ननद अपनी भाभी को रसोई के बाहर से ही चिपकर देख रही थी। सब्जी तो रेडी है, अब मुझे रोटी बना लेनी चाहिए। एमी ने एक बर्तन में सूखा आटा निकाला हुआ था। अब मुझे इसका डो बनाना है। एमी ने जैसे ही पानी डालकर उस आटे को मसलना शुरू किया, उसके हाथों से खून ही खून बहने लगा। आउच! ये क्या था? जल्दी से मेरे साथ आ, बाहर बताऊंगी, कभी हम दोनों पकड़े जाएं। दोनों चंट चालाक बहनें अपने कमरे में आ गईं। जानना चाहती है कि ये मैजिक कैसे हुआ? बिल्कुल यार। तो सुन, मैंने ना आटे के अंदर कांच पीस कर मिलाया था। तू जानती भी है आज सुबह पॉप्स ने मुझे कितना डांटा। कितना? सुन, आज सुबह जब बाबा ऑफिस जा रहे थे तब मैं तैयार होकर नीचे गई। ये मैडम भी तभी नीचे आई थी, तो बाबा ने इसको देखकर मुझसे बोला कि अब मैं भी बस तमीज में आ जाऊं और अपना कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज कर दूं। और जानती है कि बाबा ने मुझे कितना सुनाया? बस इसीलिए मैंने इस अंग्रेजन से उसका बदला लिया। नॉट बैड, तूने बहुत ही अच्छा किया। तेरी जगह मैं होती तो मैं अकेले में इसकी गर्दनी कलम कर देती। नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता। अब दर्द दिया है तो चल ड्रामा भी देखने चलते हैं। दोनों ननद अपनी भाभी की चीखें सुनने नीचे पहुंच गईं। क्या हुआ? ऐसे गधों की तरह क्यों रंभा रही हो? अरे पागल लड़कियों, देखो तुम्हारी भाभी के हाथों में कितना कांच चुभ गया है। वाओ, सो अमेजिंग। पहली बार मैंने तो किसी के हाथों पर इतना कांच देखा है। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। एमी बेटा, तू रो मत, मैं इस पर पट्टी कर दूंगी। सपना ने एमी के घावों पर पट्टी कर दी। बेचारी एमी को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और दोनों बेशरम बहनें अपनी भाभी के साथ ऐसा करके खुद एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों ननद अपनी भाभी की जान की दुश्मन बन चुकी थी।
वो हमेशा ही उसे ताने देती रहती थी और उसे बहुत परेशान भी करती थी। माँ, अब आप तो एमी को दिल से अपनी बहू मान ही चुकी हो, तो प्लीज आप मेरी एमी का गृह प्रवेश करवा दीजिए। उसे मैं इस एक रस्म की खुशी देकर लाया था जो भी उसे नसीब नहीं हुई। मेरी बहनें सुधरने वालों में से नहीं है, इसीलिए अगर आपको एमी मंजूर है तो आप ही इसका गृह प्रवेश करवा दीजिए। मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है बहू, आज की रात मैं खूब मेहमानों को बुलाकर तेरा गृह प्रवेश कराऊंगी। ये सुनकर एमी खुश हो गई, लेकिन उसकी दोनों ननद जरा भी खुश नहीं हुई और उन्होंने उसके गृह प्रवेश को भी बिगाड़ने का फैसला ले लिया। आज हम ऐसा क्या करें जो इस एमी के गृह प्रवेश की रस्म पूरी तरह से खराब हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस एमी भाभी को फंक्शन की शुरुआत होते ही नशे की ड्रिंक दे दूंगी और फिर ये जब सभी के सामने अजीब हरकतें करेगी तो माँ और भाई से खुद ही यहाँ से आउट कर देंगे। ग्रेट आइडिया। दोनों बहनों ने पूरा प्लान बना लिया और शाम को जब मेहमान आने शुरू हो गए तब सिया ने जाकर एमी को ड्रिंक दिया। भाभी, आप कितनी मेहनत करती हो, प्लीज हमें भी माफ कर दो। और जानती है, आज हमने तुझे नशे का ड्रिंक पिला दिया, अब हम तेरा फंक्शन बेकार कर देंगे और तू तो नशे में कुछ समझ भी नहीं पाएगी। स्वरा नशे में अपने और अपनी बहन के सारे राज खोलने लगी। उसकी बातें सुनकर सभी मेहमान तो बस हंस रहे थे, लेकिन घर वाले बेइंतहा शर्मिंदा थे। तरुण ने अपनी नशेड़ी बहन को गोद में उठाकर कमरे में बंद कर दिया और फिर किसी तरह एमी का गृह प्रवेश पूरा हुआ। अगले दिन, तुम दोनों ने कल मेरी नाक कटा दी नालायको। सॉरी माँ। क्या खाक सॉरी, तुम दोनों मेरी ही बेटियां हो। सपना ने उन दोनों को बहुत डांटा। अब उन दोनों को अपनी गलती महसूस हो चुकी थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी अपने परिवार वालों से भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इट्स ओके, आप मेरी तरफ से ये ड्रिंक पी लो। मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। श्योर। एमी बस ड्रिंक को पीने ही वाली थी कि तभी सपना के गिरने की आवाज आई। माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद सासू माँ, मैं अभी आई। एमी ड्रिंक को वहीं रखकर भागती हुई अपनी सास के पास चली गई। सिया भी उसके पीछे पीछे भागी। वो दोनों बस सपना को उठा ही रही थी कि तभी स्वरा को टेबल पर ड्रिंक दिखाई दिया। ओह वाओ, कोक, मुझे चाहिए। स्वरा उस नशे की दवा मिले हुए पूरे ड्रिंक को पीकर चली गई और कुछ देर बाद स्वरा पर उसका असर होना भी शुरू हो गया। ए नाच नाच रे। स्वरा ने अचानक सभी के बीच में अजीब तरीके से नाचना शुरू कर दिया। क्या कर रही है स्वरा? दीदी, तुमने उस अंग्रेजन को वो नशे की दवा दे दी? अब आएगा मजा, मैं उससे बात करके आती हूँ। स्वरा यहीं रुक। सिया ने स्वरा को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी और भरी महफिल में बोली, ओ अंग्रेजन, जानती है उस दिन तेरे हाथों में कांच घुसाने वाली मैं थी, मैं। तोहफा। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, क्या तुम भी तैयार हो? अरे भाई, क्या बात है, बचपन के बाद दोस्ती, दोस्ती के बाद बिजनेस और बिजनेस के बाद अब रिश्तेदारी। अब तो हम समधी समधी हो जाएंगे। ये तूने बहुत अच्छा कहा। तो फिर तेरी किस बात की है? कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन उससे पहले तू एक बार मेरी बेटी को देख तो ले। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? मुझे तेरी बेटी को देखने की क्या जरूरत है? मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, तू बस शादी की तारीख निकलवा। विक्रम और शेखर बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे और बड़े होकर बिजनेस भी उन्होंने एक साथ ही शुरू किया, जिसके बाद अब वह अपने बच्चों की शादी करके एक दूसरे के समधी बनने वाले थे। वहीं विक्रम का बेटा कुणाल बहुत अमीर और समझदार था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को पसंद करता था, जिसके चलते वो अपने पिता विक्रम से कहता है, पिताजी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उसको जानता भी नहीं हूं, वो कैसी है कैसी नहीं है। कम से कम जिससे हम शादी करने वाले हैं हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए। पर मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी के सारे फैसले आपने ही लिए, लेकिन मेरी शादी का फैसला मैं खुद लेना चाहता हूं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू जानता है ना, शेखर मेरे बचपन का दोस्त है और उसे मैंने अपनी जुबान दी है। ऊपर से बिजनेस में मैंने कितना सारा पैसा लगा दिया है। अगर वो इस बात से पीछे हट गया तो तू जानता है ना मुझे कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तेरी शादी किमाया से ही होगी। विक्रम अपने बेटे पर शादी थोप कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों में उसके बेटे कुणाल की शादी किमाया से हो जाती है। किमाया रंग रूप में काली थी, जिसके चलते कुणाल को किमाया जरा भी पसंद नहीं आती। वह केवल अपने पिता की वजह से शादी तो कर लेता है, लेकिन किमाया को एक पत्नी का सुख कभी नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ उसका अफेयर उसकी गर्लफ्रेंड कृतिका से चलता रहता है। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती उस किमाया की बच्ची से कर दी है। एक तो वो रंग में भी इतनी काली है कि उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं करता। कृतिका रो रही होती है और कुणाल से कहती है, हम जैसे गरीबों के साथ तो ऐसा ही होता है। तुम अमीर बाप के बेटे हमसे प्यार करने का नाटक करते हो और शादी अपने अमीर लोगों में जाकर ही करते हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया कुणाल। मेरी बात को समझो, मैं उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो मेरे जिगर का छल्ला हो। कुणाल ऐसा कहकर कृतिका को गले से लगा लेता है। वहीं कृतिका भी समझ जाती है कि शादी के कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके चलते अपने पति का प्यार ना मिलने की वजह से किमाया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं क्यों कुणाल जी मुझसे खफा खफा रहते। जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझसे 2 पल बैठकर बात भी नहीं की होगी। मैं उन्हें कैसे मनाऊं, कैसे उन्हें अपना बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किमाया इस तरह से परेशान हो रही थी कि तभी वहां पर विक्रम आता है और उसे परेशान देखकर पूछता है, मेरे पुत्र जी, आप यहाँ पर अकेली बैठी हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। पता नहीं क्यों बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल जी मुझसे खफा रहते हैं, जैसे मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। उन्हें तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं आता। जब से इस घर में आई हूँ तब से ही कुणाल जी घर से दूर ही रहते हैं। ओहो पुत्र जी, ऐसा मत सोचो। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो दिखाता नहीं है। और तुम देखना, एक दिन वो तुम्हारे साथ बहुत खुशी से रहेगा। वैसे पुत्र जी, मैं यहाँ पर कुछ देने आया था। देखो, तुम्हारी सास तो इस दुनिया में है नहीं, तो तुम्हें तुम्हारे करवा चौथ से पहले सरगी दे, इसलिए अपने ससुर के हाथों से अपना करवा चौथ की सरगी ले लो। विक्रम किमाया को सरगी देता है। किमाया अपने ससुर के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। बहुत शुक्रिया पिताजी, आज आपने ये सरगी देकर मुझे सौभाग्यवती बना दिया। विक्रम किमाया के सर पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद किमाया अपने करवा चौथ के व्रत के बारे में सोचने लगती है। करवा चौथ वाले दिन मैं बहुत सुंदर लाल साड़ी पहनूंगी, सुंदर सी बनकर कुणाल जी के सामने जाऊंगी। माना मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन मेरे नैन नक्श तो अच्छे हैं। और उस दिन मैं पार्लर से तैयार होंगी ताकि कुणाल जी का सारा ध्यान मुझ पर ही रहे। किमाया बहुत खुश होती है। वो अपने लिए अच्छी अच्छी ज्वेलरी, साड़ियां और काफी कुछ ऑर्डर करना शुरू कर देती है। करवा चौथ के आने से पहले ही उसकी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं जब भी किमाया को मौका मिलता वो कुणाल से बात करने की कोशिश करती, लेकिन कुणाल हमेशा उसे नजरअंदाज करके चला जाता। मैंने आज आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है, जरा इसे टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। सॉरी, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और इस वक्त मैं ये गाजर का हलवा नहीं खा पाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कुणाल चला जाता है। इसके बाद बेचारी किमाया बहुत उदास हो जाती है। इसी के चलते कुछ दिन और बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है, जिस दिन किमाया बहुत ही श्रद्धा के साथ अपना करवा चौथ का व्रत रखती है। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है। कुणाल जी को ये पता चलेगा कि मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन चांद निकलने ही वाला है। कुणाल जी अभी तक घर पर ही नहीं आए। मुझे उन्हें कॉल करनी चाहिए। किमाया कुणाल को फोन करती है, लेकिन कुणाल उसका फोन नहीं उठाता। देखते ही देखते काफी रात हो जाती है, जिसके चलते किमाया काफी देर तक कुणाल के आने का इंतजार करती रहती है। तभी उसे घर के बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। लगता है कुणाल जी आ गए, मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही किमाया बाहर जाती है, वहां कुणाल के साथ एक लड़की भी होती है। किमाया कुणाल को देखकर कहती है, काफी देर हो गई आपको आने में। आपको पता था ना कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। अच्छा, तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी गर्लफ्रेंड कृतिका है, इसलिए इसने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हें पता है, इसको मैंने तोहफे में ये कार और ये जो उसके गले में डायमंड का नेकलेस है ये दिया है। आज से ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ये सुनते ही किमाया रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट कुणाल,
तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है कि तुमने एक लड़की से शादी के झूठे वादे करके उसे धोखा दिया है और एक अमीर लड़की से शादी की है। कुणाल ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। कृतिका, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। इस अमीरजादे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसने इस अमीर लड़की से शादी कर ली और मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा दिया। कुणाल कृतिका के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। तभी किमाया कृतिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, प्लीज साहब, आप मेरे पति को नहीं बल्कि इस लड़की को गिरफ्तार कीजिए। इस लड़की ने मेरे पति को फंसाया है। मेरा पति इस लड़की से बहुत प्यार करता है और इसे आज ही एक कार गिफ्ट की है और ये डायमंड का नेकलेस भी। ये बिल और ये कार के पेपर्स देखिए। ये लड़की मेरे पति को लूट रही है। वो सब देखने के बाद पुलिस कृतिका को एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद कृतिका अपनी सारी सच्चाई उगल देती है। ये सब मेरी एक चाल थी ताकि मैं इसे फंसाकर इससे काफी कुछ हड़प लूं और फिर इससे पीछा छुड़वा लूं। पुलिस कृतिका को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद कुणाल को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किमाया, मुझे माफ कर दो। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। किमाया कुणाल को माफ कर देती है। उस दिन कुणाल किमाया का करवा चौथ का व्रत खुलवाता है, जिसके बाद वह उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और उसे सारी खुशियां देता है।